हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित और आज मैं 10th क्लास के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि डेवलपमेंट वो लेकर के आपको आया हूँ। इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा पहले मैं ये आपको बता दूं। सबसे पहली बात, इस चैप्टर से वो सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो टर्म्स हैं, वो सब मैं आपको ऐसा डिफाइन करूंगा और एक ऐसी रिवीजन ट्रिक दूंगा जिससे आपको ना तो स्कूल में ना घर पे कभी भी इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एक बार मेरी वीडियो देखते हैं ये पूरा चैप्टर आपके माइंड में अच्छी तरह से आ जाएगा। जो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें उसको मैंने इसमें बहुत सी तरह क्लियर किया है, पॉइंट वाइज क्लियर किया है। दूसरी चीज, इस चैप्टर को एक बार एक्सप्लेन करने के बाद इससे रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन 1 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी आए हैं या जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट एंड द मोस्ट थिंग इज किस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे पेपर में, स्कूल में, क्लास है, मैम के पास है, सीबीएसई बोर्ड में। हमारा पर्पस तो बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स ही लाना है, तो उसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका बताएंगे। टॉप, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल का नाम टॉपर्स एकेडमी, तो टॉपर्स वाला आइडिया आपको देंगे और कैसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे ट्रिक से लिखोगे तो आपको 100 में से 100 नंबर देने के लिए टीचर मजबूर हो जाएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक्स को। लेट्स फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट मतलब विकास, किसी चीज का आगे बढ़ना। इकोनॉमिक मतलब कि आर्थिक चीजें जो कि पैसे कौड़ी से रिलेटेड होती हैं, लोगों की समृद्धि से, प्रोस्पेरिटी से रिलेटेड होती है। लोगों के पास जॉब होगी, लोगों के पास इनकम होगा, तो उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं आपको जब क्वेश्चन के आंसर जब आपको लिख के दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो उसमें तो अच्छी तरह से डेफिनेशन होगा, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके कॉन्सेप्ट के क्लियरेंस की बात है। उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और उसके लिए आप ध्यान दें। और वो क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मैं आपको बताऊं, एक ऐसा प्रोसेस जिससे लोगों की जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो, लोगों को रोजगार मिले और साथ ही साथ उनकी इनकम भी आए, इसी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। एक तो चीज ये हो गई, इनकम आनी चाहिए, इनकम जनरेशन होना चाहिए, और वो कैसे होगा? जॉब क्रिएशन के द्वारा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के द्वारा। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा क्या है कि लोगों का विकास होना चाहिए। किस चीज का? उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। अगर इनकम बढ़ेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, तो आर्थिक विकास तो होगा ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। साथ ही साथ उनका एजुकेशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। उनके बच्चों को, जो लोग हैं, जो जरूरतमंद है, उनको फ्री एंड फेयर एजुकेशन भी दिया जाना चाहिए। अगर दिया जा रहा है तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। हेल्थ फैसिलिटी अगर इंप्रूव है तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। और लास्ट एंड द मोस्ट थिंग इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों के कल्याण की बात होनी चाहिए, लोगों के हित की बात होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पर सारा, लोगों के वेलफेयर की बात होनी चाहिए। अगर लोगों के वेलफेयर की बात नहीं होगी तो उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि देश लोगों से बनता है, न कि देश इंफ्रास्ट्रक्चर और पत्थरों से बनता है। उसके बाद अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता भी है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी होनी चाहिए। मान लो कि घर में टीवी है, कूलर है, सब कुछ है, किसी गरीब के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ना तो पानी की फैसिलिटी है, ना सैनिटेशन की फैसिलिटी है, ना तो बाथरूम की टॉयलेट की फैसिलिटी है, तो वो जीवन एक गरिमापूर्ण जीवन नहीं है, वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है। तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड लाइफ भी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने लिखा रखा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होनी चाहिए। और क्वालिटी किसी भी आदमी के लाइफ की कैसे होगी? वो किस तरह से होगी? वो इस तरह से होगी कि उसको एजुकेशन मिले, वो एजुकेटेड हो, उसके पास जॉब हो, उसके पास इनकम हो, उसके पास हेल्थ फैसिलिटी हो, तब जाकर के हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। इससे एक इंपॉर्टेंट टर्म और मैं आपको बताता हूं। आपको पता है, अगर कोई देश, आप कहते हैं कि अमेरिका इज ए डेवलप्ड कंट्री, यूरोप इज ए डेवलप्ड कंट्री, ब्रिटेन इज ए डेवलप्ड कंट्री, बहुत सारे ऐसे यूरोप के और अमेरिका तो है ही जो कि डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? डेवलप्ड कंट्री वो है जिसका हर इलाके में, हर क्षेत्र में, हर एरिया में उसने डेवलपमेंट को प्राप्त कर लिया है, समझ रहे हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्री वो है जो भी रास्ते में है, वो प्रयास कर रहे हैं, कुछ चीजों को पाया है, कुछ चीजों को छोड़ा है। एजुकेशन में हमने कुछ सुधार किया है, हेल्थ फैसिलिटी हमारी भी अच्छी हुई है, और हमने भी कुछ जॉब क्रिएशन निकाला है, लोगों के पास इनकम भी है, अच्छी खासी हमारी इकोनॉमी हो गई है। लेकिन वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। तो इस बात को समझना होगा। तो कैसे हम पता लगाएं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है?
डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, किस तरह से होगा, ठीक है। तो वो इस तरह से होगा कि हमें ये पता लगाना पड़ेगा वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो कि HDI मैंने यहां लिख रखा है, और दूसरा पर कैपिटा इनकम से, जो कि यहां लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहां पर कैपिटा इनकम। ये दो चीजें हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। तो देखिए, अमेरिका इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। चलो हम इसे लेके चलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे, इसमें एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और इनकम की बात होती है, बेसिक जो जरूरतें हैं उसकी बात होती है। आपको पता है अमेरिका में हर आदमी के पास बेसिक फैसिलिटी है, उनके पास जॉब है, उनके पास पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, हर आदमी अच्छा खासा कमाता है, वो लोग एजुकेटेड है, हेल्थ फैसिलिटी भी उनकी अच्छी है। तो हम कहते हैं कि वो एजुकेटेड, वो डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, क्यों? क्योंकि हम उतने एजुकेटेड नहीं है, हमारे पास हेल्थ फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास की नहीं है और ना ही हमारे पास उतनी जॉब क्रिएशन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वी आर ए डेवलपिंग कंट्री। ये हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बताता है। और पर कैपिटा इनकम से भी हम डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। लेकिन इसमें वो मेरिट नहीं है, इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। मान लो कि एक कंट्री जो एक स्टेट में, किसी इंडिया का कोई ऐसा स्टेट आप ले लो जहां पे बहुत अच्छी, वहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम अधिक है, लेकिन दिक्कत क्या है, वो लोग डेवलप नहीं है। आप केरला का और हरियाणा का एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला ज्यादा अधिक डेवलप माना जाएगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम के हिसाब से तो हरियाणा हिंदुस्तान का पहला या दूसरा सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम कमाने वाला स्टेट है। तो इस तरह से आप देख सकते। और क्यों? क्योंकि वहां पे जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो कम है, सेक्स रेशियो वो बहुत अधिक है। सेक्स रेशियो मतलब 1000 जन्म लिए बच्चों के ऊपर 1000 जन्म लिए बच्चों के ऊपर लड़कियों का कितना जन्म हुआ है। तो केरला में तो 1000 से भी अबव है, लेकिन हरियाणा में पूरे देश में सबसे कम है, ठीक है। वहां पर एजुकेशन, बहुत ज्यादा एजुकेशन है, वहां पर हरियाणा में कम है। तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम तो हो गया, लेकिन एजुकेशन नहीं मिला, लेकिन सेक्स रेशियो नहीं इंप्रूव हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा इनकम से ही केवल आप किसी भी कंट्री को, स्टेट को या किसी भी स्पेसिफिक एरिया को डेवलप्ड नहीं बोल सकते। तो आप अच्छी तरह समझ गए व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम दूसरे टॉपिक पे करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। माय फ्रेंड, देयर आर लॉट्स ऑफ गोल्स, there are lots of goals, and we know that goal is also known as aim. What is the aim of our society and what is the aim of our country and specific people? आपको पता है there are mostly 3 type of goals: conflicting goals as you see, common development goals as you see, and mixed goals. I want to explain these topics. These 3 types of goals. Conflicting goals. What is a conflicting goals? Conflict का मतलब क्या होता है? संघर्ष होना, विरोधाभास होना। एक दूसरा बात कहेगा, कोई दूसरा बात कहेगा, तो हमको कॉन्फ्लिक्ट होता है उस चीज में लेकर के, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं वेरियस पीपल हैव वेरियस गोल्स। अलग अलग लोगों के गोल अलग होते हैं। एक फार्मर का गोल ये होगा कि उसकी अच्छी पैदावार हो, अच्छी खेती हो, फसल से, खेतों से ज्यादा फसल उत्पादन हो, कीड़े ना लगे, हर चीज की फैसिलिटी मिले। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा? ज्यादा इनकम हो उसको, उसकी फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन हो, उसकी ज्यादा मार्केटिंग हो, ज्यादा सप्लाई हो, ज्यादा डिमांड बढ़े, ये सब चीज सोचेगा। एक लेबर क्या सोचेगा? जो फैक्ट्री में काम करता है वो सोचेगा कि भाई हमें तो क्या करना है, हमें तो जॉब आवर थोड़े कम हो जाए, हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी हो, हमारी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, हमें थोड़ा बोनस मिल जाए, हमें क्वार्टर मिल जाए, क्योंकि अगर फैक्ट्री क्वार्टर प्रोवाइड कराएगी तो वो किराए से बच जाएगा, बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल जाए, हेल्थ फैसिलिटी मिल जाए, ये सारी चीजें, और बीमा हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए। तो आप देख सकते हैं अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। लेकिन हम यहां बात करेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स का मतलब होता है, जैसे हम डैम को लेते हैं, एक डैम इज ऑल्सो बैन एंड डैम इज अ बैन एंड बूम ऑल्सो। देखिए किस तरह से, बैन किन के लिए है भाई? ये अभिशाप किसके लिए है? साफ किसके लिए है? ये फार्मर्स के लिए अभिशाप है, क्योंकि फार्मर्स अगर मान लो कि डैम बनता है, नदी के पानी पे बहुत ऊंची ऊंची दीवारों को खड़ा करके डैम बनाया जाता है, उससे क्या होता है, आसपास की जो नेबरिंग, जो पड़ोस के जो गांव होते हैं वो पूरी तरह पानी में डूब जाते हैं। उनकी खेती बाड़ी की जो जमीन होती है, कल्टीवेटेड लैंड, पूरी तरह सबमर्ज हो जाती है वाटर के अंदर। उनके घर
भी सबमर्ज हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाता है। इससे क्या होता है, उनको मजबूरी में जगह छोड़नी पड़ती है, उनका रिहैबिलिटेशन कराना पड़ता है, पर्यावास कराना पड़ता है, उनको उस जगह से हटा के कहीं दूसरी जगह में सेटल कराना पड़ता है। ये काम गवर्नमेंट करती है। लेकिन एक बात बताओ, उनका पूरा खेत था, घर था, पुरानी अपनी यादें थी, वो तो वहां से छूट गई और वहां को उनको शहर के या आसपास के किसी छोटे से हिस्से में उनको किसी बंजर इलाके में रिहेबिलिटेट करा दिया जाता है। इससे ना तो वो खेती कर पाते हैं, ना उनकी वो जमीन जायदाद रहती है, और जो थोड़े बहुत मुआवजे मिलते भी हैं उनको, उससे भी उनका काम नहीं चल पाता, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट उनको घेर लेता है और वो गरीबी में मरने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स में एक के लिए तो फायदा है, ये तो अभिशाप है, लेकिन वरदान भी तो है। अगर मान लो डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो शहर की गलियां जगमगाएंगी, शहर के लैंड जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको बिजली मिलेगी, शहर के पूरे कंज्यूमर्स हैं उनको बिजली प्रोवाइड होगी, सस्ती बिजली प्रोवाइड होगी, साथ ही रेलवे, मेट्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब चीज, फैक्ट्रियां, सबके लिए बिजली प्रोवाइड होगी। तो ये डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्टिंग बात है कि एक तो मर रहा है और दूसरा बढ़ रहा है, इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स। तीसरी चीज है कॉमन डेवलपमेंट गोल्स। कुछ गोल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कॉमन इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर मान लो कि रेलवे है, भाई कॉमन है, एक छोटे से गरीब आदमी जो क्या कहते हैं मजदूर है, लेबरर है, फैक्ट्री में लेबर कर रहा हो या लैंडलेस लेबर हो, फार्मर हो, उसके लिए भी रेलवे है, और जो करोड़पति अरबपति उनके लिए भी है। दिल्ली मेट्रो आप जैसा देख सकते हो वो अमीर से गरीब सबके लिए है। ये छोटी छोटी बातें से सोशल इक्वलिटी, समाज में सब चाहते हैं कि सोशल इक्वलिटी हो, ठीक है। पर्पस, गोल क्या है, सभी लोग चाहते हैं अमीर से गरीब की समाज में सबको बराबर का हिस्सा मिले। दूसरा है फ्रीडम एंड सैनिटेशन, सबको आजादी चाहिए, किसी को घर से बड़े घर के बच्चों को क्या कहते हैं हर चीज घूमने फिरने की आजादी चाहिए, महंगे महंगे गैजेट्स चाहिए, और जो गरीब बच्चे हैं उनको भी प्रोवाइड फैसिलिटी चाहिए, किसी को एजुकेशन चाहिए, किसी को हर चीज की फ्रीडम चाहिए। वो चाहता है कि हम अपना काम आजादी से कर सकें। उसके बाद सैनिटेशन, साफ सफाई सबको चाहिए, आपको पता है पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट सबको चाहिए, हर देश के गाँव घर सब कुछ चाहते हैं कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट हो, इंप्रूव्ड हेल्थ एंड लिटरेसी फैसिलिटी लेवल होनी चाहिए, हेल्थ का फैसिलिटी ऐसा होना चाहिए कि सबको प्रोवाइड हो सके। उसके बाद लिटरेसी जो रेट है, लिटरेसी लेवल भी बढ़नी चाहिए, सबको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए, और पॉल्यूशन का जो ग्रोथ है उस पर कंट्रोल सबके फायदे के लिए बात है। तो ये हुआ ना कॉमन गोल। मिक्स गोल क्या है, समटाइम वेरियस गोल्स फुलफिल द नीड ऑफ समवन। आपको पता है कभी कभी क्या होता है ना कि एक सिंगल गोल नहीं, आप वही नहीं कि भाई मुझे जॉब मिल जाए, केवल उसी से काम नहीं चलता, आपके दिमाग से वही नहीं हो जाता। जैसे आप घर बनाते हो या कहीं जाते हो बाहर, घर मिल जाए, किराए का घर मिलेगा, तो फिर सस्ता घर मिल जाए, फिर यहाँ ऐसा घर मिले जो नजदीक हो, वहां से स्कूल भी नजदीक हो बच्चों के जाने के लिए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम पड़ना चाहिए, हमको हेल्थ फैसिलिटी भी वहीं मिल जाए, और यहाँ तक कि हमको सोसाइटी से सिक्योरिटी भी मिलनी चाहिए ताकि कोई हम पर अटैक ना करे। तो सारी चीज गोल कितनी हो गई ना। तो एक गोल, सिंगल गोल मोस्टली नहीं होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ गोल्स दैट फुलफिल योर नीड और फुलफिल द नीड ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन। दैट्स व्हाई मिक्स गोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गोल टॉपिक्स। ओके, तो आप देख सकते हैं अब जॉब है तो उसको सिक्योरिटी हो चाहिए कि हम जॉब कर रहे हैं तो लंबे समय तक काम मिलता रहे। दूसरा क्या है, एजुकेशन बच्चों को मिले, वहां पर अगर वो काम कर रहा है, परिवार फैमिली लेके गया है तो उन बच्चों को एजुकेशन भी मिलना चाहिए। अकोमोडेशन, उसको रहने के लिए घर की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। जैसे देख सकते हैं गोल्स फॉर लैंडलेस फार्मर्स। अब लैंडलेस जो भूमिहीन मजदूर हैं गांवों के, ठीक है, उनका क्या गोल है, उनका क्या पर्पस है, उनका क्या लक्ष्य है। उनका लक्ष्य देख सकते हैं आप कि मोर डेज ऑफ वर्क एंड मोर वेजेज, ज्यादा से ज्यादा साल में काम मिले, उनको अधिक मजदूरी मिले, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिले, उनको अच्छा हेल्थ फैसिलिटी मिले, सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी मिले। समाज में अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको छोटी जाति बड़ी जाति का ना समझ के समाज में समानता का व्यवहार भी उनके साथ किया जाए। समझ सकते हैं। लो प्राइस फूड गेन्स, और वो मान लो कि भूमिहीन मजदूर हैं, लैंडलेस लेबरर हैं, तो वो अनाज भी सस्ता चाहते हैं कि सरकार सब्सिडी पे सस्ता अनाज उनको प्रोवाइड करे ताकि वो अपने परिवार का पेट पाल सकें। और बेटर एंड फ्री एजुकेशन, उनके बच्चों को अच्छा और
फ्री एजुकेशन भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए गोल्स फॉर प्रॉस्पेरस फार्मर्स ऑफ पंजाब, समाज के पंजाब के समृद्ध किसानों का क्या गोल होता है, तो उनका गोल क्या है भाई, उनको सपोर्टिंग प्राइस अच्छी मिलनी चाहिए उनके क्रॉप के लिए। गवर्नमेंट सपोर्टिंग प्राइस देती है, एक डिसाइड कर देती है कि ये रेट का मैं गेहूं गवर्नमेंट खरीद रही है, अगर इससे कम में मार्केट में मिल रहा है तो आप घाटा ना सहो, सरकार को बेच दो, जिससे आपका खर्च निकल जाए पूरी अच्छी तरह से। तो पंजाब के किसान क्या चाहेंगे, क्योंकि वो तो ज्यादा कल्टीवेशन करते हैं, ज्यादा अनाज आता है, तो ज्यादा से ज्यादा उनको प्राइस मिले उनके उत्पादन का, वो ये चीज चाहेंगे। और दूसरा चीज क्या चाहेंगे कि लेबर भी चीप हो, और तीसरा चीज क्या चाहेंगे, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर सब्सिडी भी होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, अब एक स्नैपशॉट ले लो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, कॉमन डेवलपमेंट गोल्स, मिक्स गोल्स, गोल्स फॉर लैंडलेस फार्मर्स, गोल फॉर प्रॉस्पेरस फार्मर्स ऑफ पंजाब। ये सारे टॉपिक्स आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए रेलेवेंट हैं, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, एसेंशियल एंड वाइटल है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा। इससे कैसे क्वेश्चन हर साल आया है, कैसे लिखेंगे, कैसे क्या किया जाएगा, वो सब कुछ बताया जाएगा। आप एक बार स्नैपशॉट इनका ले लो। जैसा कि मैंने आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, मिक्स गोल, कॉमन गोल और जो भी इकोनॉमिक गोल्स होते हैं उनके बारे में, मैंने कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स के बारे में बता दिया। तो अब हम आगे की बात करेंगे, ये 3 टॉपिक्स के बाद पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो पेशेंस रखें और पूरा देखें। फर्स्ट हमारा है एवरेज इनकम। हम एवरेज इनकम निकालेंगे कैसे, व्हाट इज एवरेज इनकम। अगर मान लो कि किसी स्टेट में कोई आदमी 10,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है पर महीने, पर मंथ के हिसाब से, किसी के 2,000 की कमाई है, अर्निंग है, तो कैसे पर हम उसका एवरेज इनकम कैसे निकालें। इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, उस स्टेट का टोटल जो इनकम है, उस कंट्री या स्टेट के टोटल इनकम से, उस कंट्री या स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कि किसी कंट्री का 1 लाख करोड़ इनकम है, उस कंट्री में 1 करोड़ पीपल हैं, तो 1 लाख ऊपर लेके 1 करोड़ से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि टोटल एवरेज जो निकलेगा हमारा क्वेश्चन, वो एवरेज इनकम हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते, डिवाइडिंग एरियाज टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन, क्लियर है। दूसरी चीज है इनकम अर्न्ड बाय पर पर्सन इन गिवन एरिया इन स्पेसिफिक एरिया। आखिर एवरेज इनकम होता क्या है, ठीक है। एक आदमी, कोई भी स्पेसिफिक पर्सन, कोई इंडिविजुअल पर्सन जब एक स्पेसिफिक एरिया में, जैसे मान लो कोई जो जहां रहता है वहीं पर, इंडिया है तो इंडिया में ही, इंडिया का कोई इंडियन पर्सन है तो इंडिया में रह करके एक ईयर में एक फिक्स टाइम पे, एक ईयर मंथ में या एक ईयर में, जितने भी समय में एक फिक्स्ड एरिया में और एक ही आदमी जो इनकम करता है उसका पर कैपिटा इनकम कहते हैं। जैसा देख सकते हैं, इनकम अर्न्ड बाय पर पर्सन इन गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। जिस ईयर की बात हो रही उसी ईयर में कमाया हो उसने, एक स्पेसिफिक एरिया में जो फिक्स एरिया है वहां कमाया हो, और किसी एक इंडिविजुअल पर्सन ने कमाया, तो इसको पर कैपिटा इनकम कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं हिंदी में, एक आदमी की अपनी खुद की कमाई। उसके बाद है आखिर लिमिटेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम एज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट का आप मेजरमेंट करते हो, जैसा कि मैंने आपको अभी तुरंत पहले बताया, तो उसमें पर कैपिटा इनकम में लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन ये है कि वो डाउटफुल कंक्लूजन देता है। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो उसका कंक्लूजन या निष्कर्ष बताएगा, पर कैपिटा, वर्ल्ड बैंक, जैसा कि मैं वीडियो में बताऊंगा, वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के आधार पर किसी भी कंट्री को डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री कहती है। लेकिन पर कैपिटा इनकम में बहुत सारे डिमेरिट्स हैं, बहुत सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, और वो क्या है, क्योंकि यह एक डाउटफुल कंक्लूजन देती। एक ही कंट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत कम कमाते हैं। तो मान लो कि अगर एवरेज इनकम, मान लो किसी कंट्री में 100, एक आप गांव की बात ले लो, उसमें मान लो कि 1000 पर्सन है, जिसमें कि 10% ऐसे हैं जिनके पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ओके, तो उसमें क्या हुआ, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी तो उन्हीं की हो गई,
10 करोड़ की मान लो इनकम हो गई उनकी, तो 100 करोड़ तो उनकी 10 की हो गई, और बाद बाकी जितने किसी का एक महीने का 2000, किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 3,000। लेकिन जब टोटल एवरेज निकालेंगे तो उस स्टेट में तो बहुत रिच कहेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में वो किसी स्टेट की बात करो, किसी राज्य की बात करो, स्टेट की, राज्य की, सोसाइटी की, इवन गांव की, किसी टाउन की बात करो, तो वहां यही सारा डाउटफुल कंक्लूजन निकलेगा। क्योंकि पर कैपिटा इनकम जो बताएंगे तो एवरेज इनकम जब निकाला जाएगा तो वो कंट्री, स्टेट या गांव या सोसाइटी तो रिच दिखेगी, लेकिन ज्यादा से अधिक लोग वहां पर डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत गरीब होंगे, उनकी इनकम नहीं होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है, और यही लिमिटेशन है। डाउटफुल कंक्लूजन ऑफ पर पर्सन इनकम के बारे में नहीं बताया जा सकता पर कैपिटा एवरेज इनकम निकाल करके। एवरेज इनकम के द्वारा पर कैपिटा इनकम का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसमें दिक्कत होती है। उसके बाद है पर कैपिटा इनकम जो वर्ल्ड बैंक कैलकुलेट करती है वो हमेशा डॉलर में करती है। ये सीबीएसई के 10th बोर्ड का क्वेश्चन है और मार्क्स है। क्यों करती है? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल करेंसी है, वर्ल्ड वाइड इसको एक्सेप्ट किया जाता है और ये इजी मोड ऑफ पेमेंट माना जाता है, इसलिए हम लोग डॉलर में ही पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके अदर थिंग्स रादर देन इनकम दैट लुक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखो इसमें क्या दिक्कत है, जो पर कैपिटा इनकम है वो केवल इनकम की बात करती है। इनकम अच्छा है तो डेवलप्ड, इनकम अच्छा नहीं तो डेवलप्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट है, इसलिए पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डेवलपमेंट का मेजरमेंट निकालना बहुत ही क्रिटिकल होता है। क्रिटिसिज्म का वो भागी बनता है और उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स होते हैं। इसलिए इसमें अब मैंने जैसा आपको बताया था, कोई सोसाइटी डेवलप्ड है तो कैसे मानेंगे? वहां के लोग एजुकेटेड होने चाहिए, वहां हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वहां के लोगों को पर कैपिटा इनकम भी अच्छी होनी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे लोगों को के लिए डेवलप होना चाहिए, उनको हर फैसिलिटी की चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन पर कैपिटा इनकम केवल अगर देखा जाए तो उससे सारी चीजें तो नहीं हो सकती। जैसा कि केरला और पंजाब का मैंने बताया था, पर कैपिटा केरला और हरियाणा या पंजाब आप ले सकते हो। हरियाणा और पंजाब में पर कैपिटा इनकम बहुत अधिक है। हिंदुस्तान की टॉप 2 स्टेट्स आते हैं जिनका पर कैपिटा इनकम अच्छा है, लेकिन पूरा उनको डेवलप नहीं कहा जाता। केरला को ज्यादा डेवलप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी है, वहां सेक्स रेशियो अच्छा है, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, वहां इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए हम पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डेवलपमेंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते। आगे देख सकते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट बट इट हैज लिमिटेशन व्हाइल यूजिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अच्छा है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी डेवलपमेंट का पता लगाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें कुछ लिमिटेशन है जिनका ध्यान रखना पड़ेगा, और उन लिमिटेशंस के कारण ही, ड्यू टू दिस लिमिटेशन, ये बहुत ही ज्यादा डिमेरिटफुल है और अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है वर्ल्ड में, तो इसको छोड़ ही दिया गया है। पहला क्या है, इग्नोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए एवरेज इनकम निकालते हैं। एवरेज इनकम में क्या होगा, 20 लोग बहुत अमीर हैं लेकिन 80 लोग गरीब हैं, तो उसमें एवरेज निकालोगे तो सब लोग बराबर बराबर देखेंगे और सबकी अच्छी इनकम मानी जाएगी। तो पर कैपिटा माने कि पर पर्सन इनकम के बारे में ये बिल्कुल परफेक्ट कंक्लूजन या एस्टिमेशन नहीं दे पाता, अनुमान नहीं दे पाता है। ठीक है, उसके बाद है इम्पॉसिबल टू कम आउट वेल डिफाइंड कंक्लूजन। एक बहुत ही वेल डिफाइंड कंक्लूजन कि भाई मैंने अगर ये डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन दिया है, ये जो मेरा असेसमेंट है डेवलपमेंट को लेकर के बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो बिल्कुल सही नहीं माना जाएगा। एक वेल डिफाइंड हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स हैं। क्योंकि आपको पता है, जैसे कि मैंने बताया कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डेवलपमेंट का असेसमेंट ही जब मान लो कि बहुत ही क्रिटिकल है, क्रिटिसिज्म का भागी है और डिमेरिटफुल है, तो हम कैसे वेल डिफाइंड असेसमेंट दे पाएंगे।
इम्पॉसिबल, ये तो हो गया डजंट रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। इसमें केवल पर कैपिटा इनकम में ये देखा जाता है कि व्यक्ति अगर पर महीने में अच्छा कमा रहा है तो चलो भाई सब कुछ हो गया, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं की जाती। और क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या आता है, बेटर एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो क्या होगा, लोग एजुकेटेड होंगे तो सेक्स रेशियो बढ़ेगा, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा। तो ये सारी बातें इसमें नहीं आती है। तो अगर एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कुछ अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट आई थिंक सो सही हो गया होगा, परफेक्ट हो गया होगा। आगे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो अभी वीडियो अपलोड किया था उसमें इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, यहां भी बताता हूं। तो पहला है कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में सतत विकास कहते हैं। मतलब सस्टेनेबल मतलब एकदम चलता रहे, वो डेवलपमेंट कभी रुके नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि नेचर इन्वायरमेंट हमारे नीड के हिसाब से हमें सब कुछ प्रोवाइड कराती है, सारी चीजें वहां पर है, लेकिन जरूरत क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। क्यों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेजेंट की नीड को हम इस तरह से पूरा करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। वाइजेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इज ऑल्सो कॉल्ड और नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, I think so, and it is a concrete definition of sustainable development. Okay, suggestion by resources can be used judicially. न्यायोचित तरीके से, जुडिशियली मतलब न्यायोचित मतलब कि न्यायपूर्वक किसी भी रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा उसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी? बिल्कुल सही बात है। आप समझ सकते हैं कि अगर आपको रिसोर्सेज को बराबर बराबर सब लोगों में बांटना है, प्रेजेंट में भी अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचा रह जाए, हम एनवायरमेंट से लें तो उसको भी इतना नुकसान ना हो कि वो बिल्कुल इकोलॉजिकल इंबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन आ जाए, क्लाइमेटिकल चेंज की कंडीशन आ जाए। इन सबों से बचने के लिए एक जुडिशियली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम सजेस्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, लोग वाइजेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो सब लोगों को हिस्सा मिलेगा, सब लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए जुडिशियली यूज के लिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सबसे अच्छा मानते हैं, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज सस्टेनेबिलिटी इज वाइटल फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए सस्टेनेबिलिटी क्यों जरूरी है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब केवल ऐसा नहीं कि रिसोर्स लिया, अभी यूज किया और बाद के लिए भी बचा के रखा, इतना केवल छोटा सा या शॉर्ट डेफिनेशन नहीं है। इसका बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इससे समाज के आज के कल के सबके लोगों के लिए बराबर बराबर उनको हक मिले, सब लोगों को बराबर बराबर हक मिले, सब लोगों को उनका हिस्सा मिले। तो सस्टेनेबिलिटी, अगर आप सस्टेनेबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, अगर अपने प्रैक्टिस में, कोई कंट्री प्रैक्टिस में एक्सेप्ट करती है, कोई सोसाइटी इवन कोई स्टेट अगर उसको अपने प्रैक्टिस में लाती, यूज में लाती है सस्टेनेबिलिटी को, तो इससे क्या होगा, इससे ये डेवलपमेंट सही होगा। डेवलपमेंट किसको कहते हैं? जैसा कि मेरा डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें समाज के हर तबके के लोगों को उसका फायदा मिले। ये केवल जो बहुत मिलीनियर जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस टाइकून है, उन्हीं को नहीं, वो उससे भी मिलना चाहिए जो लैंडलेस फार्मर है, जो लेबरर है, जो फैक्ट्री में काम करता है, जो पर डे डेली वेज वर्कर है, उनको भी इसका फायदा मिले, उसी को डेवलपमेंट करते हैं। कैसे होगा? सस्टेनेबिलिटी के थ्रू होगा। इसमें हर लोगों को बराबर बराबर फायदा मिले, इसके ऊपर काम होता है। डायनेमिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ये सारे इसके फायदे हैं। देखिए डायनेमिक डेवलपमेंट जैसा कि मैंने बता दिया, चौतरफा विकास, सब लोगों को उसका फायदा। ओवरऑल डेवलपमेंट, सबका विकास। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपको जैसा बताया, अगर आप वाइजेबल यूज करोगे रिसोर्सेज का तो कंजर्वेशन तो होगा, संरक्षण तो होगा। और रिड्यूस इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, और जरूरत से ज्यादा अगर एनवायरमेंट को आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, एग्जॉस्ट नहीं करोगे उसे, तो क्या होगा? वो बचेगा आगे के लिए भी। अब दो चीजें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है?
इसमें दोनों के बीच में कैरेक्टराइज करने के लिए या इसको डिफरेंस बताने के लिए इससे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, तो ध्यान देंगे आप। गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एचडीआर देखो आखिर है क्या। एचडीआर और डब्ल्यूडीआर दो ऐसे क्राइटेरिया हैं, दो ऐसे इंडेक्स हैं, आई मीन टू से, जो ये बताते हैं कि किसी कंट्री का कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं। किसी कंट्री के या डेवलपमेंट के डिफाइन करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए ही ये चीज आती है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस चीज के आधार पर, जैसा आप देख सकते हैं, किस चीज के आधार पर डेवलपमेंट को डिफाइन करती है, यह क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर डिफाइन करती है। किस तरह से कोई कंट्री एजुकेटेड है तो अच्छा है, तब डेवलप हो रही है, वो है। अगर मान लो एजुकेशन अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, वहां पर देख सकते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अच्छा है, लिटरेसी रेट अच्छा है, ये सारी चीजें हैं तो कंट्री डेवलप्ड मानी जाएगी। और इस तरह के हम एस्पेक्ट को, इस तरह के दृष्टिकोण को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। जैसा कि आप देख लें, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक ऐसा दृष्टिकोण जिसमें कि क्वालिटी को देखा जाता है, खासियत को देखा जाता है, कितना अच्छा है, मात्रा को नहीं, क्वांटिटी को नहीं। ये इसलिए, और कॉमन पिक्चर, और इसमें एक कॉमन पिक्चर ऑफ डेवलपमेंट होती है, सब लोगों का कॉमन चीज दिखाया जाता है। गरीब का भी डेवलपमेंट दिखाता है, क्योंकि एजुकेशन में कितना आगे है, कोई हेल्थ में कितना आगे, पर कैपिटा इनकम, सारी बातें होती हैं। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, ये कन्वेंशनल सेंस है, कन्वेंशनल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट फॉर द डेफिनेशन ऑफ और द एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल सेंस क्या होता है भाई, पुरानी सोच। पुरानी सोच क्या है, पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम के आधार पर, जैसे वर्ल्ड बैंक पहले करती थी, उस आधार पर करते हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, ये क्वांटिटेटिव, कोई कंट्री इतना पैसा कमा रहा है तो डेवलप्ड है, और ये नहीं कमा रहा तो डेवलप नहीं है। इसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, डजंट गिव ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, जैसा मैंने बताया, क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी और चीजों को इसमें नजरअंदाज करते हैं। ठीक है, अवॉइड करते हैं, इसके कारण हम इसको क्या कहेंगे, ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। उसके बाद क्या है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम और जीडीपी। इसमें किसी कंट्री की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, या किसी कंट्री की जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं जीडीपी को, उसको देखा जाता है, और इसी के आधार पर किसी कंट्री को डेवलप बताया जाता है या नहीं बताया जाता है। ये अपने हिसाब से किसी भी कंट्री को तीन कैटेगरी में रखते हैं, डेवलप जो कि बहुत अधिक अमीर है, डेवलपिंग जो कि अभी विकास कर रहे हैं, और अंडर डेवलप जिनमें विकास के प्रोसेस से बहुत धीरे है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो डेवलपमेंट। आपको कैसा लगा, आप अपना शेयर, आप लाइक करना और मेरे वीडियो को शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आए मैं सब के सब डिस्कस करूंगा, कैसे आप अपने आंसर को अच्छे से डिफाइन करके और प्रेजेंट करके लिखो जिसमें 100 to 100 मार्क्स सिक्योर हो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कीप इन टच, थैंक यू।